के टॉपिक का हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर विथ कैपेसिटिव लोड है ना, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर विथ कैपेसिटिव लोड, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक जितना आप लोगों ने बाकी केसेस के लिए ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी बनाएंगे, बस एक ही चीज़ बदलेगी आखिरी में, जो लोड आप शो करेंगे दैट विल ओनली चेंज, बाकी सब कुछ ठीक है। कंडीशन में इस बार भी वही लेने वाला हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू टेक द स्टेप अप कंडीशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कि प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स जो है उससे ज़्यादा हमको सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स दिखेगी। यहाँ पे कैपेसिटिव नेचर का एक लोड कनेक्ट कर देंगे। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। बीच में हमारे पास होगा कंपोनेंट्स इसके, कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेते हैं जल्दी से बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। बाकी तो यहाँ से हम लोग सप्लाई दे ही रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन के बीच में हम लोग सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ से हम लोग दे देते हैं सप्लाई ऑल्टरनेटिंग नेचर की, इस तरफ लगा देते हैं रेजिस्टेंस। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1, ये हमारा हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस XL1। दिस इज आवर कोर लॉस कंपोनेंट RC या RW, और ये हमारा हो गया मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट XM लिख लो आप इसको, ठीक है, XL1 तो उधर लिख दिए। फिर यहाँ से जो करंट जारी होगी हमारे पास, इस पोर्शन के अंदर से जाने वाली करंट प्राइमरी करंट I1, यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट इज V1 इन 2 पॉइंट्स के बीच। I1 इज द सप्लाई करंट, यहाँ से I0 करंट जारी है और I0 दो पार्ट में बटती है, एक करंट का कोर लॉस कंपोनेंट, I0 मतलब नो लोड नो लोड जो करंट है हमारी उस करंट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। IC जो हो गया दैट इज द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, और इधर से मैं शो कर देता हूँ I म्यू दैट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं वाइंडिंग्स की, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की ऐसे वाइंडिंग शो हो रही है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। EMF का क्या क्या सीन है, इधर पे EMF को मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड EMF, यहाँ सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड EMF E2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड EMF जो है उसको E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ओके डन। अब जरा सेकेंडरी साइड पे आते हैं और यहाँ की रेजिस्टेंसेस को शो करते हैं। जैसे सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2, वाइंडिंग का रिएक्टेंस XL2, इस तरफ में कैपेसिटिव लोड लगाना चाहिए हमको, तो इस कैपेसिटिव लोड को यहाँ पे आप ऐसे प्लेस कर दीजिए। सो दिस इज आवर कैपेसिटिव लोड, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2, टर्मिनल पोटेंशियल जो हमारा है वो V2 है, यहाँ का EMF E2, ऑब्वियसली E2 की वैल्यू बड़ी होगी जैसा कि हम लोग हर केसेस में देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ करंट जाएगी, लेट इट बी I2 करंट, और इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका ये डायग्राम वाला पार्ट कि जो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या अज्यूम किया हम लोगों ने, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन कैपेसिटिव लोड पर कनेक्टेड एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है ये, ठीक है भाई। अब यहाँ पर कंडीशन मैंने क्या क्या लिया हुआ है, मैंने कंडीशन में लिया हुआ है कि भाई यहाँ पे N1 जो है इट इज स्मॉलर देन N2, सिमिलरली E1 जो है दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन E2, स्टेप अप कंडीशन मैंने रखा हुआ है। ये सब कुछ अजम्पशन वाली चीज है, इसलिए
इसको हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। और ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको लिखाया, इस सब के जो नेम्स मैंने आपको बताए, उसको आप अलग से प्रॉपरली लिख लीजिएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, सारे के सारे टर्म्स। ये मैंने रेजिस्टेंस वाले केस में मैंने पूरा लिखवाया था आपको, वहां से आप यूज कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स वही हैं, सारे नाम इनके वैसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको मैं सीधे सीधे लेकर के चलता हूँ फेजर डायग्राम पे। एक ओवरऑल हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू टाइप से समझ लेते हैं कि फेजर में हो क्या रहा होगा। तो जब सेकेंडरी साइड पे आप देखेंगे कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है, कैपेसिटिव लोड लगे होने की वजह से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर I2 करंट अपने V2 वोल्टेज से लीड कर रही होगी। टर्मिनल वोल्टेज V2 से उसकी I2 करंट जो होगी कुछ डिग्री से लीड करेगी, बाय लेट इट बी 5 डिग्रीज, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आता है। अच्छा, ये जो I2 है, ये जो I2 करंट है, ये कुछ ना कुछ अपोजिंग नेचर का फ्लक्स क्रिएट करेगा अपने सेकेंडरी सेक्शन पर। ये जो फ्लक्स होगी ये अपोज करेगी हमारे मेन फ्लक्स को, जिससे कि टोटल फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग करंट जो है वो भी एक कंपोनेंट भेजेगा, जिसको कि हम लोग I2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ब्रांच में I2 डैश बोलते हैं, जो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए होता है। तो इससे जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो अपोज करेगा इसके क्रिएटेड फ्लक्स को, जिससे कि हमारा जो टोटल फ्लक्स है उस पर कोई असर ना पड़े, ठीक है भाई। तो जो फ्लक्स होगी हमारे पास, जो फ्लक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, वो इस I2 से कैसी होगी, इस I2 से लीड करती हुई दिखेगी क्या? इस I2 से 90 डिग्री लीड करती हुई दिख सकती है क्या? बिल्कुल दिख सकती है। अच्छा, जो यहाँ पे ड्रॉप्स हो रहे हैं इसको कैसे शो करोगे आप? ये जो ड्रॉप्स होंगे I2 इंटू R2 और I2 इंटू XL2, ये दोनों के दोनों ड्रॉप्स I2 के फेज में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला ड्रॉप जो है रेजिस्टिव ड्रॉप है, तो ये तो I2 के फेज में होगा, लेकिन ये इंडक्टिव ड्रॉप है और ये आपको रेजिस्टिव वाले कंपोनेंट से तो लीड करता हुआ दिखेगा ये वोल्टेज, ठीक है भाई। क्या क्या ड्रॉप्स मैंने बताया आपको? मैंने आपको दो ड्रॉप्स बताए यहाँ पे। फर्स्ट वन इज I2 इंटू R2 एंड द सेकेंड वन इज I2 इंटू XL2, यहाँ का ड्रॉप। ऐसे ही हमको प्राइमरी साइड पे भी ड्रॉप दिख रहा है, क्या क्या? I1 इंटू R1 वाइंडिंग के अक्रॉस का, और यहाँ पे I1 इंटू XL1, ठीक है। इन ड्रॉप्स के बीच का भी यही रिलेशन। तो जब फेजर डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो आप स्टार्ट करिएगा किधर से? सेकेंडरी साइड से शुरू करिएगा। बहुत अच्छा आसान सा ट्रिक यही है। इनके फेजर्स बनाने के लिए सबसे इजीएस्ट पॉसिबल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर से फेजर बनाना शुरू करिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलेट करते जाएंगे तो प्राइमरी तक का पूरा फेजर बन जाएगा, एकदम सीक्वेंस में कहानी की तरह बनेगा पूरा फेजर। चलिए बताता हूँ कैसे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंडरी साइड से। सेकेंडरी साइड का कुछ वोल्टेज जो है, सबसे बाहरी सेक्शन क्या है? वोल्टेज का है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे हमको दिखा वोल्टेज, लेट इट बी वोल्टेज V2, इसी से शुरुआत कर देते हैं। ये वोल्टेज V2 पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। इससे इसकी करंट I2 जो है लीड करेगी कि लैग करेगी? इस बार कैपेसिटर है ना, तो I2 करंट को क्या करना चाहिए? लीड करना चाहिए। इससे I2 करंट को क्या करना चाहिए? लीड करना चाहिए। ओके, लीड करवा दिए भाई। कितना लीड करेगा वो नहीं पता, बट लीड करेगा इतना पता, 5। लेट इट बी करंट I2। कैपेसिटिव लोड था, लीड किया। इंडक्टर के केस में आपको याद होगा मैंने नीचे बनाया था इस I2 को। चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके बाद नेक्स्ट वापस आइए इस सर्किट पे। अब यहाँ देखिए V2 के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे मैश एनालिसिस करता हूँ, इस पूरे पोर्शन के भीतर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैश एनालिसिस करूँ, तो मुझे दिखेगा कि ये EMF E2 जो है, इट इज इक्वल टू द फेजर सम ऑफ V2 एंड दीज टू ड्रॉप्स। EMF E2 जो होता है वो कैसे मिलेगा मुझे? मुझे V2 और बाकी के दोनों जो ड्रॉप्स हैं इनके सम के फॉर्म में, फेजर सम के फॉर्म में EMF E2 का एक्सप्रेशन मिलता है। कैसा एक्सप्रेशन रहेगा वो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। चलिए ऊपर लिख लेते हैं। We know that EMF E2 is equals to वेक्टर फॉर्म में V2 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू XL2, ऐसे लिखा जा सकता है। तो पहले एक काम करते हैं, I2 R2 और I2 XL2 दोनों को ट्रेस कर लेते हैं। I2 इंटू R2, पहला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I2 के फेज में होना चाहिए। I2 इंटू R2 है, ठीक है। तो ये किसके फेज में होगा? करंट I2 के फेज में होगा। यहां से ड्रॉ कर लूं, चलिए देखते हैं। सेम फेज में बनाना है, इसको देख करके बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम फेज में मैं बना रहा हूं। ऐसा, ये क्या बना? दिस इज I2 इंटू R2, ठीक है। सेम फेज में बना I2 के, लेकिन जब आप XL2 के साथ का जो ड्रॉप दिखाओगे, रिएक्टिव कंपोनेंट पे जब ड्रॉप का पोर्शन दिखाओगे, तो वो तो इससे 90 डिग्री आगे चलता हुआ दिखेगा। अच्छा, 90 डिग्री आगे चलता हुआ दिखेगा, तो देखिए इसी से 90 डिग्री ट्रेस कर दीजिए यहां पर। इट शुड बी लाइक दिस, ये ऐसा दिखाई देना चाहिए, इससे 90 डिग्री ऊपर।
तो ये ऐसे 90 डिग्री पे दिखेगा, इसको आप लिखोगे I2 इंटू XL2, ठीक। और मैंने आपको क्या बताया कि V2 प्लस I2R2 प्लस I2XL2 इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है बताइए, दैट इज EMF E1। तो मतलब EMF E1 का एक्सप्रेशन कहाँ से बनेगा, EMF E1 का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ जाना चाहिए, है ना। EMF E1 का एक्सप्रेशन जो है इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा। I2 से थोड़ा अपार्ट कर देते हैं, उसकी लाइन की लंबाई में थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि उसमें क्लैरिटी रहे हमको। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बना देता हूँ ताकि ना इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि ये कैसा बन रहा है, लाइक दिस। तो एक पोर्शन हम लोग ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, ये जो बन के आया इसको आप लिखेंगे दिस इज E2। कंडीशन मैंने क्या लिया है, स्टेप अप का कंडीशन लिया है। तो मतलब E1 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी स्मॉलर देन E2। E1 को थोड़ा पीछे शो कर दीजिए, लेट इट बी लाइक दिस। ये आपका EMF E1 हो गया। यहां तक का फेजर आपको समझ में आ गया। आप लोगों ने इसका EMF इक्वेशन का फेजर ड्रॉ किया, वहां के फेजर से ही हर बार रिलेट करना है एक छोटी सी चीज को, कि अगर आपका E1 E2 दोनों सेम फेज में हो रहा है यहाँ पर, तो फ्लक्स जो होगी सर्किट के अंदर, मेन फ्लक्स जो है आपकी, वो इन दोनों से लीड करेगी, इन दोनों से लीड करेगी, 90 डिग्री लीड करती हुई दिखनी चाहिए। तो चलिए मेन फ्लक्स जो है सर्किट की उसको ड्रॉ करें। मेन फ्लक्स इस E1 E2 से कहां, 90 डिग्री अपार्ट, ऐसे। दिस इज द मेन फ्लक्स फाई, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का। क्लियर है यहां तक का पॉइंट? चलिए बहुत ही अच्छा। अब मेन फ्लक्स जो है, जो हमारी मेन फ्लक्स है, इसी के साथ फेज में होती है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, क्योंकि जितनी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट होगी उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के हिसाब से आपको फ्लक्स भी मिलेगी सर्किट में। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट को मैं कहां पे शो करूंगा, इसी के अंदर। मात्रा में ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कोर लॉस कंपोनेंट, हाँ बिल्कुल ये चीज होगा। अच्छा, एक्सप्रेशन बनाने के समय जो प्राइमरी साइड जो EMF की मैं बात कर रहा हूं, लेंज लॉ के बेसिस पे उस EMF का क्या लेना पड़ेगा मुझे, एंटी फेज। मतलब लेंज लॉ के हिसाब से वो अपोज करेगा ना, तो उसके अपोजिंग फेस को करिए, उसके अपोजिंग फेस को शो कर दीजिए आप यहाँ पे। तो अगर E1 उधर था तो E2 इधर आना चाहिए, मतलब E1 का माइनस ऑफ E1 इधर आ जाना चाहिए, 180 डिग्री अपार्ट। और ये जो मेरा EMF होगा इसी के फेज में होगा क्या, कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट इसी को वर्किंग कंपोनेंट बोलते हैं, इसी को एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। एक्टिव कंपोनेंट बोलने का मतलब ये होता है कि ये रेजिस्टिव फॉर्म को सिंबलाइज करता है, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर रेजिस्टिव फॉर्म है तो जो EMF है उसी के फेज में करंट भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो मेरा कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट है उसको कहाँ शो करूंगा मैं, उसको यहीं पे शो कर दूंगा। दिस शुड बी आवर IC। और एक और बढ़िया सी चीज हम लोग को क्या पता है कि वी नो दैट, देखिए यहाँ पे अगर आप वापस आए इस डायग्राम पे तो आपको एकदम क्लियरली विजिबल रहेगा कि IC जो है, IC और I म्यू, इन दोनों का फेजर सम करोगे तो I0 मिल जाएगा आपको, है ना। ये पॉइंट तो क्लियर है एकदम मस्त से। तो हम लोग जानते हैं कि द फेजर सम ऑफ IC एंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट विल गिव यू द डेटा ऑफ I0। ये भी बिल्कुल तय रूल है, ठीक है। ये हमको अपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को बनाना इसीलिए जरूरी होता है, वहीं से ये सब फॉर्मूले, ये सब कंडीशन जो है निकल के आ रही हैं। तो इसको देख के मैं बोल सकता हूं कि ये I म्यू और ये IC का फेजर कंपोनेंट जो है, मेरा फेजर रिजल्टेंट जो है वो I0 है। तो एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से इधर से लाइन एक्सटेंड किया इसके पैरेलल, इधर से लाइन एक्सटेंड किया इसके पैरेलल, ठीक है। इनको इंटरसेक्ट कराया एक पॉइंट पर, और ये बन गए ऐसे डॉटेड लाइंस। यहां पे मैं शो कर दूंगा किसे, यहां पे शो करूंगा I0 को। दिस शुड बी माई I0। ओके, I0 का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है भाई। चलिए I0 का एक्सप्रेशन तो मिल गया, और क्या क्या बताना है। चलिए I0 का एक्सप्रेशन तो आ गया आपके पास। अब एक चीज और बताइए कि क्या आप यहां से जो I2 करंट शो कर रहे हैं, I2 करंट जो शो कर रहे हैं, प्राइमरी साइड पे I2 जैसा कुछ है क्या? हाँ, प्राइमरी साइड पे भी है। प्राइमरी साइड पे I2 को अपोज करता हुआ एक कंपोनेंट है I1 का। I1 करंट जो मेन करंट हमारी आ रही थी प्राइमरी साइड में, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए। एक हो गया हमारा कहां पर, I0 बन गया, और दूसरा चला गया I2 डैश। उसका काम था कि वो जो अपोजिंग नेचर की फ्लक्स सेकेंडरी में बन रही थी उसके लिए काउंटर करने के लिए, उसके लिए करंट सेंड करना। तो मतलब हमको प्राइमरी में क्या दिखेगा, I2 नहीं दिखेगा, I2 डैश दिखेगा। तो प्राइमरी में I2 डैश दिखाने के लिए हम इसको यहां से एक्सटेंड कर लेते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा दिखेगा।
एंड दिस कैन बी रिटन एज I2 डैश। और एक और चीज़ इसी सर्किट डायग्राम से आपके लिए रिलेटेबल हो जाएगा कि अगर देखिए I2 डैश की आप बात कर रहे हो तो I2 डैश और I0 दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको I1 मिल जाएगा। क्या मैंने बोला, फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको ये बोला कि अगर आप इस I2 डैश और I0 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इन्हीं का सम जो होता है दैट इज योर I1, यही I1 दिलाता है, फेजर सम ऑब्वियसली। चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो I2 डैश और I0 का फेजर सम बना लेते हैं। इसका फेजर सम बनाने के लिए फिर से इसको इन दोनों लाइनों को एक एक बार एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और यहाँ से इस लाइन के पैरेलल, यहाँ कहीं पे आया कुछ, बिल्कुल जब आप समझ के बनाते जाएंगे ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर सिर्फ डायग्राम को याद करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हाँ, आपका मेमोरी पावर अगर अच्छा है, आप बहुत तगड़े तरीके से याद कर सकते हैं तो फिर याद कर लीजिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन बेटर तरीका ये है कि आप इसको समझ के बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। कभी गलती होगी ही नहीं, कभी भूलेंगे भी नहीं। दिस शुड बी आवर I1। अब देखिए मैंने करंट की कौन कौन सी दो कंपोनेंट को शो किया। मैंने IC और IMU के फॉर्म में क्या शो किया, I0 को शो किया। और वैसी दूसरी तरफ मैंने I2 डैश और I0 के फॉर्म में किसको शो किया, I1 करंट को शो किया। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी साइड की जो करंट थी ना, मेन सप्लाई करंट, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया I2 डैश और I0 के फॉर्म में। तो प्राइमरी करंट का भी काम कंप्लीट हो गया ना। चलिए बहुत ही अच्छा, यहां तक अगर कंप्लीट कर लिया तो अब देखिए ईएमएफ का इक्वेशन है हमारे पास। प्राइमरी साइड में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कुछ रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है, कुछ उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब वाइंडिंग के रिएक्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। ठीक, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्राइमरी साइड पे भी केवीएल लगाना चाहिए। तो अप्लाइंग केवीएल इन प्राइमरी साइड, इन प्राइमरी साइड। अच्छा, यहाँ पे केवीएल लगाऊंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे V1 सप्लाई वोल्टेज है तो उसकी वैल्यू बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू ईएमएफ प्रैक्टिकल कंडीशन पे। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा कि ईएमएफ E1 इज इक्वल्स टू, दो चीज कर सकते हो, या तो माइनस के फॉर्म में लिख दो या फिर वोल्टेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, दोनों चीजें। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वोल्टेज के फॉर्म में लिखता हूं, ज्यादा इजी है। तो मैं लिखूंगा वोल्टेज V1 इज इक्वल्स टू ईएमएफ E1 या माइनस E1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू XL1। और ये जितना चीज मैंने लिखा सब वेक्टर फॉर्म में है ना, क्योंकि सब अलग अलग फेज की क्वांटिटीज है, डायरेक्टली ऐसे सम नहीं कर सकते आप इनको। तो ये जो भी सम वम हम लोग कर रहे हैं ये सब पूरा वेक्टर फॉर्म में चल रहा है। ये एक्सप्रेशन क्लियर है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, इस सर्किट से आया। इस सर्किट पे मैंने इस पोर्शन पे ऐसे केवीएल लगा दिया, उससे एक्सप्रेशन बना। तो एक्सप्रेशन में मैंने क्या बोला आपको कि ये जो E1 है इसका सम जब मैंने इन दोनों ड्रॉप्स के साथ कर लिया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तब मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन V1 का आता है। ठीक, चलिए तो भाई केवीएल लगा दिया था हम लोगों ने, इसको अब हटा देते हैं। चलिए ठीक है, इस पेज पे वापस आ गए, फेजर इंटैक्ट है, ओके डन। तो अब इसी फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाना है। अब आपको I1 R1 को और I1 XL1 को शो करना है। बताइए I1 R1 जो ड्रॉप निकलेगा रजिस्टिव फॉर्म का है ना, रजिस्टिव फॉर्म का ड्रॉप है। तो रजिस्टिव फॉर्म का है तो ये अपने E1 के फेज में ही होना चाहिए, इसको इन फेज होगा विद द E1 माइनस E1, या I1 के साथ फेज में होगा। ठीक है भाई, तो इसको यहां से ड्रॉ करिए और इसको I1 के साथ आप फेज में शो कर दीजिए। देखिए I1 के साथ फेज में मतलब ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा। ये कौन सा ड्रॉप है, दिस इज I1 इंटू R1। तो माइनस ऑफ E1 प्लस I1 R1। अब क्या चाहिए आपको, I और XL का कॉम्बिनेशन का ड्रॉप चाहिए। तो इससे 90 डिग्री अपार्ट में आप उसको शो कर दीजिए, है ना। इससे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे आप क्या शो करेंगे, I1 इंटू XL1, वाइंडिंग के रिएक्टेंस की वजह से जो होने वाला ड्रॉप है वो। और हमको पता है अभी जस्ट केवीएल से हम लोगों ने लिखा कि V1 को हम लोग किस फॉर्म में शो कर रहे हैं, इन तीनों के रिजल्टेंट के फॉर्म में। तो चलिए यहां से V1 बना देते हैं आखिरी में। सो लास्ट एंड फाइनल डायग्राम विल बी ऑफ V1, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनेगा। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आवर V1। ये एक्सप्रेशन बनता है, ये फेजर बनता है हमारा फाइनली किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो कि कैपेसिटिव लोड पर जुड़ा हुआ है। दिस इज द फेजर, दिस इज द फेजर ऑफ
practical transformer, a practical transformer on capacitive load, on capacitive load। तो एग्जामिनेशन में ना यही चीज़ आपको पूछता है, और जितना चीज़ मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया, बस आपको उन्हीं चीज़ों को कॉपी में, मतलब अपनी आंसर शीट में एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कंस्ट्रक्ट करके बताना है। सफिशिएंट रहेगा, उतने से आपका जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाएगा कि आपको सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। एडिशनल डेटा चाहे तो इसके अंदर आप और बता सकते हैं, बट वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कि अगेन इसके अंदर भी आप अलग अलग कंपोनेंट बता सकते हैं कि भाई आई नॉट और V1 के बीच का कंपोनेंट फाई नॉट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि वो एंगल बिटवीन आई नॉट एंड V नॉट, इसको फाई नॉट के फॉर्म में, ठीक है, नो लोड कंपोनेंट V नॉट या V1 बोल दो, सॉरी नॉट V नॉट, मेक इट V1 ऐसा। तो ये फाई नॉट का कंपोनेंट आपको बताएगा यहाँ से, ठीक है, दिस इज फाई नॉट। और वैसे ही आपको एंगल बिटवीन I1 एंड V1 आपको फेज एंगल फाई की वैल्यू जो है वो बताएगा कि सर्किट में फेज डिफरेंस एंगल कितना है। तो नो लोड एंगल या पावर फैक्टर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा इस तरफ हमारा फेज एंगल हो गया। तो ये सब भी हम लोग इसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इन्हीं पॉइंट से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अगर आपको फेजर का एकदम सही नॉलेज है तो आपका फेजर बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है, इसी तरीके का फेजर डायग्राम आपको दिखेगा, ठीक। तो ये तो था आज के सेशन का टॉपिक। आई बिलीव कि अभी तक आपको आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर हाँ, तो आगे का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से और इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज़ें, और मज़ा आएगा आपको समझने में, पढ़ने में। तो ध्यान से देखते जाएगा वीडियोस, अच्छे से पढ़ के प्रॉपरली इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर न्यू चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन आज का यहीं पर एंड अप करता हूँ। और आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया नहीं आया, एक एक स्टेप प्रॉपरली क्लियर हुए या नहीं हुए, जरूर से बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।